सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने मैग्नेटिक सर्क्यूट और उसके बेसिस पे कुछ एमसीक्यूज के प्रैक्टिस किया एंड देन ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे, चाहे वो वोल्टेज रेगुलेशन हो, एफिशिएंसी हो, ओसीएससी टेस्ट हो, या फिर सर्किट कॉन्फ़िगरेशंस हो, इक्विवेलेंट सर्किट हो, पैरामीटर्स को रेफर करने से रिलेटेड, थ्री फेज ट्रांसफार्मर से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं टॉपिक वाइज। एंड कॉन्सेप्ट भी थ्री फेज ट्रांसफार्मर का कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो सेशन जाके जरूर देखिएगा। एंड आज के सेशन में हम लोग सिंक्रोनस मशीन से रिलेटेड एमसीक्यूज के बारे में प्रैक्टिस करते हैं और आइडिया क्रिएट करते हैं। ब्यूटीफुल टॉपिक है सिंक्रोनस मशीन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिंक्रोनस मशीन में फियर बना रहता है क्योंकि वो अपने कॉलेज डेज में सिंक्रोनस मशीन अच्छे से उनको कॉलेजेस में पढ़ाया नहीं जाता है ड्यू टू द स्टैंडर्ड अवेलेबिलिटी। तो आज हम लोग यहाँ पे एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे एंड देन अगर आपको नीड है तो कमेंट सेक्शन में बताते जाइए इस पर्टिकुलर टॉपिक पे या फिर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या रिक्वायरमेंट है आपका। उसके हिसाब से कमेंट सेक्शन के हिसाब से फर्दर लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एग्जाम रेल के इस कॉन्सेप्ट्स में। राइट, तो आज के सेशन में बेसिकली हम लोग सिंक्रोनस मशीन पे बात करने वाले हैं, उनके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चंस है, बहुत इजी टॉपिक है सिंक्रोनस मशीन। आरआरबी जेई 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट हैं। आप लोग गेट एकेडमी के चैनल पे बने हुए हैं। गेट एकेडमी का जो कोर्स है आरआरबी जेई को लेके, वो सीबीटी 1 में, अगर जो एस्पिरेंट सीबीटी 1 में इंटरेस्टेड है 499 में कोर्स को इजीली अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों आपको चाहिए तो 777 में आप अवेलेबल कर सकते हैं कोर्सेस। जिस दिन आप इस कोर्सेस में एनरोल करते हैं उसी सेम डेट पे आपको सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में जितने भी सिलेबस में, ऑफिशियल सिलेबस ऑफ आरआरबी में जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है, सारे के सारे लेक्चर्स इमीडिएट बेसिस पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। किसी भी तरीके का कोई वेट करने की जरूरत नहीं है आपको। गेट एकेडमी में जो एस्पिरेंट्स गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए 2025 का जो कोर्स है वो 2,222 में आप लोगों को अवेलेबल कराया जाएगा। एंड गेट 2026 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो 4,444 रुपीज़ में। एंड गेट 2027 के जो कैंडिडेट्स हैं वो ऑनलाइन कोर्स अगर परचेस करना चाहते हैं 6,666 रुपीज़ में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। और 2026 एंड 2027 के जो कैंडिडेट्स हैं इनके लिए फ्री स्मार्ट कोर्स जो कि गेट एकेडमी के द्वारा डिज़ाइन किया गया है एंड डोपामाइन कोर्सेज भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। राइट, गेट एकेडमी के कुछ अदर कंटेंट्स भी हैं जैसे कि आरआरबी जेई एंड एसएससी जेई 777 में आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग जो अपने अंडर ग्रेजुएट में है, अपने इंजीनियरिंग में है, वो अगर कैंपस वगैरह में बैठना चाहते हैं तो 777 दे के आप कोर्सेज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट की जो ट्रेनिंग है वो गेट एकेडमी के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। ऑल स्टेट जेई एग्जामिनेशंस के जो कोर्सेस हैं वो 777 में, जैसे कि आरआरबी जेई, एसएससी जेई भी 777 में। स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो जो है वो 999 प्राइस रखा गया है इसका। ईएससी नॉन टेक्निकल जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, इन्वायरमेंटल, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, आईसीटी, वो आप लोगों को 777 में सारे के सारे नॉन टेक्निकल पार्ट कवर कराया जाएगा जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज कंडक्टेड बाय यूपीएससी एग्जाम होता है। एंड सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। आप वेबसाइट में जाके इन कोर्सेज को भी चेक कर सकते हैं। देन हम लोग बात करें कि ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज है फॉर गेट 2025 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टॉपिक वाइज टेस्ट 28 हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट 12 हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एडवांस्ड लेवल के 12 हैं एंड मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट जो है 14 टेस्ट हैं एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो 10 टेस्ट हैं। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। अगर इन 76 क्वेश्चन 76 टेस्ट को आप बढ़िया से एक बार दे देते हैं तो आपकी तैयारी अव्वल लेवल पे होगी और आप अच्छा जो है परफॉर्म कर सकते हैं गेट 2025 में। और ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत एफर्ट लगा के प्रिपेयर किया गया है गेट एकेडमी की टीम के द्वारा, तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जैक्टली आपको गेट 2025 में या फिर जो फर्दर एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। गेट एकेडमी का जो एप्टीट्यूड बुक है वो ई बुक, यहाँ पे क्यूआर कोड है जो कि मेंशन है, आपको इस कोड को स्कैन करके आप एप्टीट्यूड के
सेक्शन में जा सकते हैं। एंड 222 में आप कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं, सॉरी बुक्स को परचेस कर सकते हैं। इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी एंड स्पेशल एप्टीट्यूड मिला के टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है, जो कि एक अच्छा खासा सारी कवरेज आपको देखने के लिए मिलेगा। वेल डिजाइंड है, सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे विद सॉल्यूशंस, प्रॉपर सॉल्यूशंस। तो चलिए हम लोग सिंक्रोनस मशीन के इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं एंड फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन में आगे बढ़ते हैं। राइट, बहुत इजी क्वेश्चन है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंक्रोनस मोटर? सिंक्रोनस मोटर्स के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट क्या है? यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस में ये जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप जल्दी जल्दी में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और ये फॉल्स नहीं पढ़ा, पूरे क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, फॉल्स नहीं पढ़ा, तो आप हो सकता है किसी अदर ऑप्शंस को टिक कर दें। आपको नॉलेज है लेकिन ये फॉल्स पढ़ना आपको जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। सिंक्रोनस मोटर में बात करें, दे हैव लो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, नहीं, सिंक्रोनस मशीन की एफिशिएंसी अच्छी खासी देखने के लिए मिलती है, तो ये वाला आपको फॉल्स देखने के लिए मिलेगा। लो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इज द रॉन्ग थिंग। दे हैव कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन, बिल्कुल सही, कांस्टेंट स्पीड रेगुलेशन होता है इसका। नो लोड में जितनी स्पीड है वही स्पीड आपको फुल लोड में भी देखने के लिए मिलेगी। नो लोड से फुल लोड तक कांस्टेंट स्पीड देखने के लिए मिलेगी, जबकि अदर मशीन्स में क्या होता है, लोड इंक्रीज करने पे, अदर मशीन्स में लोड इंक्रीज करने पे स्पीड जो होता है वो रेड्यूस होता चला जाता है। लाइक इंडक्शन मशीन, इंडक्शन मोटर्स में ऐसा देखने के लिए मिलता है, जबकि सिंक्रोनस मोटर्स में नो लोड से फुल लोड तक स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट स्पीड मशीन है। सिंक्रोनस मोटर्स हैव हाई पावर फैक्टर करेक्शन, सिंक्रोनस मोटर हैव हाई पावर फैक्टर करेक्शन, ऑब्वियस सी बात है। सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेड भी वर्क कर सकता है, अंडर एक्साइटेड भी वर्क कर सकता है, एंड आपका नॉर्मल एक्साइटेशन में भी वर्क कर सकता है, नॉर्मल एक्साइटेशन में भी वर्क कर सकता है। ओवर एक्साइटेशन में रिएक्टिव पावर की डिलीवरी करेगा, अंडर एक्साइटेशन में रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करेगा, एंड नॉर्मल एक्साइटेशन में ना तो रिएक्टिव पावर देगा और ना ही रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलता है सिंक्रोनस मशीन में, और केवल सिंक्रोनस मशीन्स। दे आर मेड इन लार्ज साइजेस, ऑब्वियस सी बात है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, लार्ज साइज में अवेलेबल होते हैं। सबसे बिगेस्ट मशीन है सिंक्रोनस मशीन, बिगेस्ट। अगर आप किसी भी पावर प्लांट में जाते हैं, विजिट करते हैं, तो जो सिंक्रोनस जनरेटर्स वगैरह आपको देखने के लिए मिलेगा, लार्ज कैपेसिटी में देखने के लिए मिलेगा, लार्ज यूनिट, क्योंकि पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी जो है किसी भी प्लांट के रिक्वायरमेंट को, या फिर किसी भी सोसाइटी के रिक्वायरमेंट को, किसी भी शहर के रिक्वायरमेंट को कौन फुलफिल कर रहा है, सिंक्रोनस मशीन्स फुलफिल कर रही हैं। तो बिग लार्ज कैपेसिटी, करोड़ ऑफ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया गया है आपके सिंक्रोनस मशीन में। बिगेस्ट यूनिट आपको देखने के लिए मिलेगी सिंक्रोनस मशीन की कंपेयर टू ऑल अदर मशीन्स। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन आपका ऑप्शन 1 करेक्ट है इस क्वेश्चन का आंसर। दे हैव लो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इज द फॉल्स स्टेटमेंट, ऑल अदर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन्स कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग मोटर्स के बारे में बात कर रहे हैं, मोटर्स का क्या काम रहता है? आपके घर का जो सीलिंग फैन है, आपने स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हुई, देन मैकेनिकल आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो आपने कौन सी एनर्जी दिया हुआ है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और आपके घर का सीलिंग फैन जनरेटर है कि मोटर है? ऑब्वियस सी बात है, मोटर है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है। राइट, ये कौन करते हैं? मोटर्स। जबकि इसके अपोजिट क्या होता है? जनरेटर्स। यहाँ पे अगर आप मैकेनिकल इनपुट देंगे थ्रू द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर, अगर जनरेटर के शाफ्ट को आप रोटेट कराएंगे बाई सम मीन्स, जैसे कि वाटर फ्लो करा के या फिर स्टीम जनरेट करके, स्टीम टर्बाइंस के थ्रू अगर प्राइम मूवर को रोटेट कर रहे हैं, तो मैकेनिकल इनपुट अगर आप देते हैं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देगा, इलेक्ट्रिकल आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ये काम होता है आपके जनरेटर्स का। राइट, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है आपका सिंक्रोनस मोटर ही कन्वर्ट करता है। राइट, एसएमपीएस क्या है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई या फिर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के बारे में बात करें तो ये यूपीएस वगैरह आपके कंप्यूटर सिस्टम में लगा रहता है कि
ऑल ऑफ अ सडन अगर इलेक्ट्रिसिटी फेल होती है तो वो बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है कि आपके सिस्टम को बंद होने के लिए कुछ टाइम के लिए रोक देता है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का ये काम होता है कुछ टाइम के लिए, राइट। तो ये ना तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन्वॉल्व है ना तो मैकेनिकल एनर्जी इन्वॉल्व है इनमें। एंड देन बात करें कि डायनमो के बारे में। डायनमो क्या होता है? काइंड ऑफ जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर, डायनमो के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जनरेटर क्या काम करता है? मैकेनिकल इनपुट अगर आप देते हैं तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट प्रोवाइड करेगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। एंड इंडक्शन जनरेटर, ये भी क्या है? जनरेटर है, मतलब कि कौन सी प्रिंसिपल इन्वॉल्व है? मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व है। इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल केवल और केवल मोटर्स करते हैं, और यहाँ पे केवल एक ही मोटर्स देखने के लिए मिल रहा है, सिंक्रोनस मोटर। इंडक्शन मोटर भी होता तो करेक्ट हो जाता वो ऑप्शन, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सिंक्रोनस मोटर का क्वेश्चन है ये अगेन। डिफरेंट स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर, कौन कौन से स्टार्टिंग मेथड्स हो सकते हैं बाय यूजिंग इंडक्शन मोटर? तो सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होते हैं, ये सेल्फ स्टार्टिंग मशीन नहीं होते हैं लाइक इंडक्शन मशीन। थ्री फेज इंडक्शन मशीन क्या होती है? सेल्फ स्टार्टिंग होती हैं। तो इनको स्टार्ट करने के लिए हम लोग स्मॉल पोनी मोटर यूज करते हैं। स्मॉल पोनी, पोनी इन द सेंस स्मॉल टाइनी मोटर, या फिर इसी को कह सकते हैं स्मॉल या फिर पोनी या फिर टाइनी मोटर, मोटर के थ्रू स्टार्ट करते हैं। अदरवाइज क्या है? एज अ इंडक्शन मशीन स्टार्ट करते हैं और डैम्पर बार्स कनेक्ट करते हैं। डैम्पर बार्स, ये आपको सैलियंट पोल मशीन में देखने के लिए मिलेगा, डैम्पर बार्स, राइट। डैम्पर बार्स कैसे होते हैं? इस तरीके से, अगर सैलियंट पोल मशीन का कंस्ट्रक्शन है तो यहाँ पे आपको डैम्पर बार्स कनेक्टेड देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि स्पायरल केज मशीन होता है इंडक्शन मशीन, वहाँ पे एल्यूमिनियम और कॉपर बार्स जो होते हैं वो इस तरीके से एक दूसरे से सॉर्टेड रहते हैं, इस तरीके से एक दूसरे से सॉर्टेड डैम्पर बार्स हम लोग यूज करते हैं, राइट। तो बाय यूजिंग इंडक्शन मोटर्स, हाँ इसके थ्रू स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस इंडक्शन पोनी मोटर, स्मॉल मोटर, पोनी मोटर, इंडक्शन मोटर यूज कर सकते हैं। बाय यूजिंग डीसी मशीन, बाय यूजिंग डैम्पर वाइंडिंग, हाँ तो ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट। बाय यूजिंग डैम्पर वाइंडिंग भी हम लोग स्टार्ट करते हैं, या फिर इंडक्शन मोटर की जगह पे स्मॉल डीसी मशीन भी आप यूज कर सकते हैं जो कि कैपेबल हो शाफ्ट को रोटेट कराने के लिए। इसके थ्रू सिंक्रोनस मशीन से स्टार्ट की जा सकती हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट ऑप्शंस गिवन, अबव ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑल अबव ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट फॉर सिंक्रोनस मोटर? तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ना, ध्यान दीजिएगा, ये सारे पॉइंट्स को आपको माइंड में रखना है। क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, जल्दी जल्दी रीड किया, इनकरेक्ट नहीं देखा तो आपने गलत ऑप्शन चूज कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको इस पे फोकस करना है कि देखिए यहाँ पे तो मेंशन कर दिया है कैपिटल लेटर्स में तो आपका ध्यान चला जाएगा, लेकिन यही स्मॉल लेटर्स में लिखा होता तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है इन सारी चीज़ों में। तो कौन कौन से इनकरेक्ट स्टेटमेंट? इट हैज़ स्टार्टिंग टॉर्क, इसमें स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होता है। एंड इट्स स्पीड वेरीज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, नहीं, स्पीड वेरी नहीं करती है इसकी। इट कैन ऑपरेट एट लैगिंग, लीडिंग एंड यूनिटी पावर फैक्टर्स, हाँ ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि सिंक्रोनस मोटर लैगिंग पे भी ऑपरेट कर सकता है, लीडिंग पे भी पावर फैक्टर पे भी ऑपरेट कर सकता है, एंड यूपी ऑफ पावर फैक्टर पे भी ऑपरेट कर सकता है। क्योंकि आपको अभी हम लोग बात करेंगे ओवर एक्साइटेशन, अंडर एक्साइटेशन एंड नॉर्मल एक्साइटेशन के बारे में, तो वहां पे आपको आइडिया मिल जाएगा नॉर्मल एक्साइटेशन, राइट। तो कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं? फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट ऑप्शन है। इट हैज स्टार्टिंग टॉर्क, अभी हम लोगों ने बात किया कि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, स्टार्टिंग टॉर्क की कमी होती है इसमें, लैचिंग इशू होता है, तो स्टार्टिंग टॉर्क नहीं देखने के लिए मिलता है अनलाइक इंडक्शन मशीन्स। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ था स्टेटमेंट, इट्स स्पीड वेरीज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, तो ये कांस्टेंट स्पीड मशीन है, कांस्टेंट कांस्टेंट
जस्ट अ सेकेंड, स्पीड मशीन है, राइट। तो ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ें अगर, फ्रॉम नो लोड स्पीड टू फुल लोड स्पीड द टॉर्क ऑफ थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर, टॉर्क ऑफ थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर के बारे में बात करें तो नो लोड स्पीड टू फुल लोड स्पीड फर्स्ट रिमेन्स कांस्टेंट देन डिक्रीजेस, नो रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, ऑलवेज डिक्रीजेस ऑलवेज इंक्रीजेस, नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि टॉर्क और स्पीड कैरेक्टरिस्टिक जो है सिंक्रोनस मशीन का वो कांस्टेंट होता है, कि अगर आप लोड इंक्रीज करते हैं, लोड इंक्रीज करते हैं तो अब भी स्पीड या फिर टॉर्क जो है वो कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट देखने के लिए मिलेगी। तो रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, सिंक्रोनस मशीन की यही ब्यूटी देखने के लिए मिलती है, कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन आपको प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, विच मोटर इज यूज्ड फॉर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, कौन सा मोटर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए यूज करते हैं? इंडक्शन मोटर्स नहीं, इसमें पावर फैक्टर्स को हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, एज पर दी लोडिंग कंडीशन पावर फैक्टर डिसाइड हो जाएगा, उसी पावर फैक्टर पे मशीन रन करेगी। अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, डीसी सीरीज मोटर, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, अच्छा अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, डीसी सीरीज मोटर नहीं, इसमें भी पावर फैक्टर का कोई काम ही नहीं होता है, डीसी में पावर फैक्टर क्या काम करेगा, डीसी में पावर फैक्टर का कोई काम ही नहीं है, राइट। कॉस फाई वगैरह कोई चीज़ ही नहीं देखने के लिए मिलती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पावर देखने के लिए मिलता है जो कि है एक्टिव पावर, एक्टिव पावर। इसमें एपरेंट पावर या फिर हम लोग बात करें रिएक्टिव पावर वगैरह नहीं देखने के लिए मिलता है डीसी मशीन्स में। ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, तो चलिए हम लोग चारों केसेस बात कर लेते हैं डिटेल में, जिससे आपको आइडिया हो जाए, बेहतरीन आइडिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो जनरेटर ड्रॉ किया हुआ है, ये जनरेटर है एक, ये भी एक जनरेटर है, और दो मोटर्स हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। दो मोटर्स ड्रॉ कर लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मल्टीपल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट, तो ध्यान देते हैं इसमें। चलिए इसको हम लोग ले लेते हैं ओवर एक्साइटेड जनरेटर, ये अंडर एक्साइटेड जनरेटर, ये क्या है ओवर एक्साइटेड मोटर, और ये अंडर एक्साइटेड मोटर, अंडर एक्साइटेड मोटर। एक टेबल हम लोग फॉर्म कर लेते हैं। आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि ओवर एक्साइटेड मशीन, ओवर एक्साइटेड मशीन ऑलवेज, ऑलवेज लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मशीन, मतलब कि जनरेटर या फिर मोटर नहीं, जनरेटर भी हो सकता है मोटर भी हो सकता है, स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। ओवर एक्साइटेड मशीन मतलब कि दोनों के लिए कॉमन स्टेटमेंट है, ऑलवेज डिलीवर्स रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। अंडर एक्साइटेड मशीन, मशीन मशीन ध्यान दीजिएगा मशीन लिखा हुआ है, ऑलवेज ऑलवेज एब्जॉर्ब्स रिएक्टिव पावर, राइट। ओवर एक्साइटेड मशीन हैज डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन, जबकि अंडर एक्साइटेड मशीन हैज मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन, मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन, मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ओवर एक्साइटेड थी मतलब कि रिएक्टिव पावर क्या करेगी, सप्लाई करेगी। ओवर एक्साइटेड ऑलवेज डिलीवर्स रिएक्टिव पावर, चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो, मतलब रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगी। यहाँ पे ओवर एक्साइटेड मोटर था मतलब रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा। अंडर एक्साइटेड है, अंडर एक्साइटेड मशीन ऑलवेज एब्जॉर्ब्स रिएक्टिव पावर, तो एब्जॉर्ब करने का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा,
एब्जॉर्व करने का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, ये भी अंडर एक्साइटेड है, राइट। अब देखिएगा जनरेटर में करंट कैसा टर्मिनल से बाहर जाएगा, राइट, इन ऑर्डर टू सप्लाई द लोड। मोटर्स में क्या होगा, दोनों मोटर्स में करंट इंटर करेगा टर्मिनल्स पे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तभी तो मैकेनिकल आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो मोटर्स में करंट इंटर करेगा टर्मिनल्स पे, जनरेटर्स में करंट टर्मिनल से बाहर जाएगा। तो करंट करंट इस तरीके से ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने। और रिएक्टिव पावर क्या होता है, क्यू, ये लैगिंग वॉर्स स्टैंडर्ड होता है ना, लैगिंग वॉर्स, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो अगर ये इसका और इसका डायरेक्शन सेम है तो ये क्या है, लैगिंग वॉर्स है। मतलब करंट का नेचर कैसा होगा, लैगिंग, मतलब पावर फैक्टर कैसा होगा इस मशीन का, लैगिंग। रिएक्टिव पावर यहाँ पे क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये लैगिंग होता है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, लीडिंग पावर फैक्टर। ये क्या है, लैगिंग वॉर्स है, जो कि दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर लीडिंग, और ये करंट का डायरेक्शन क्योंकि अपोजिट था। ये दोनों सेम डायरेक्शन में, ये लैगिंग वॉर्स है तो करंट का डायरेक्शन, सॉरी, पावर फैक्टर का नेचर क्या हो जाएगा, लैगिंग। तो ये किस पावर फैक्टर पे वर्क करेगा, लैगिंग, ये लीडिंग, ये लीडिंग एंड ये लैगिंग। ओवर एक्साइटेड मशीन ऑलवेज हैज, अभी हम लोगों ने बात किया डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन, डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। अंडर एक्साइटेड मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन। ओवर एक्साइटेड डीमैग्नेटाइजिंग, चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर, आर्मेचर रिएक्शन। एंड अंडर एक्साइटेड मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। तो ये आपको टेबल माइंड में रखना है, तो माइंड में रखने की जरूरत नहीं है, इमीडिएटली आप चाहें तो ड्रॉ करके सारी चीजें इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। आपको ये वाला पॉइंट जो है ये याद में रखना है, दोनों पॉइंट्स, और ये वाला पॉइंट कॉमन स्टेटमेंट जो है, इसके बेसिस पे आप कुछ भी कर सकते हैं, इस तरीके के कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो इसके बेसिस पे अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, तो विच मोटर यूज्ड फॉर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, तो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने के लिए सिंक्रोनस कंडेंसर यूज करते हैं, जो कि सिंक्रोनस मोटर ही होता है, सिंक्रोनस कंडेंसर यूज करते हैं। और एज अ सिंक्रोनस कंडेंसर हम लोग सिंक्रोनस मोटर ही यूज करते हैं। जनरेटर क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि जनरेटर इसलिए नहीं यूज करते हैं सिंक्रोनस जनरेटर, क्योंकि उसको चालू करने के लिए, रोटेट करने के लिए अलग से एक मशीन का रिक्वायरमेंट होगा, प्राइम मूवर। प्राइम मूवर अलग से आपको लगाना पड़ेगा, स्टीम सप्लाई करना पड़ेगा या फिर वाटर फ्लो करवाना पड़ेगा, जो कि एक कॉस्टली अफेयर हो जाएगा अगेन। तो इसलिए सिंक्रोनस मोटर एज अ सिंक्रोनस कंडेंसर हम लोग यूज करते हैं। और इसके शाफ्ट में देयर इज नो लोड ऑन द शाफ्ट, शाफ्ट में नो लोड, कि ऐसे डमी आपने सिंक्रोनस मोटर रखा हुआ है और उसको चालू कर दिया, जो कि पावर फैक्टर बैलेंसिंग के लिए केवल यूज होगा, उसमें आप नो लोड कंडीशन, मतलब उसके शाफ्ट में कोई मैकेनिकल लोड आप कनेक्ट करके नहीं रखेंगे। तो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए आप क्या यूज करेंगे, सप्लाई करने के लिए पावर सिस्टम को रिएक्टिव पावर सप्लाई करना है, तो ओवर एक्साइटेड केस में आप यूज करेंगे सिंक्रोनस मोटर को, ओवर एक्साइटेड केस में आप यूज करेंगे, राइट, ओवर एक्साइटेड केस में आप यूज करेंगे। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने हैंड रिटन नोट्स में फॉर्म कर सकते हैं चीज़ों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, अब इससे अभी भी डाउट नहीं आएगा ना आपको, सारी चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें कि एक ही क्वेश्चन में हम लोगों ने मल्टीपल कॉन्सेप्ट देख लिया, जितना भी नीड था आपको जानने की जरूरत थी वो सारा कवर कर लिया। स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू है कि फॉल्स है हम लोगों को बताना है फॉर सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट अभी हम लोगों ने प्रीवियसली ही देखा, ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की स्टेटमेंट की, तो ऑक्सिलरी मोटर स्टार्टिंग इज प्रिफर्ड ओवर डैम्पिंग वाइंडिंग स्टार्टिंग इन सिंक्रोनस मोटर, तो ऑक्सिलरी मोटर स्टार्टिंग इज प्रिफर्ड ओवर डैम्प्ड वाइंडिंग स्टार्टिंग इन सिंक्रोनस मोटर, तो ये फॉल्स है। हम लोग हंटिंग वगैरह को रिमूव करने के लिए, हंटिंग वगैरह को रिमूव करने के लिए सिंक्रोनस मशीन से, फिनोमिना है कंटिन्यूअस फिनोमिना है हंटिंग, डैम्पर बार्स
यूज करते ही करते हैं। या तो यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहिए कि कौन से मशीन के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि अगर सिलेंड्रिकल मोटर है वहाँ पे डैम्पर बार्स नहीं यूज कर सकते, तो हम लोगों को ऑक्सिलरी मोटर्स के थ्रू ही स्टार्ट करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकंड वन इज फॉल्स। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। In a salient pole synchronous motor, the developed reluctance torque attains the maximum value when the load angle in electrical degrees is। तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। देखिएगा, पावर एंगल कर्व जब भी आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि ये जो है आपके एक्साइटेशन पावर है, दिस पावर इज एक्साइटेशन पावर एंड रिलक्टेंस पावर आप जब भी ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, इसका 90 डिग्री ये है, राइट। तो रिलक्टेंस पावर में आपने देखा होगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होता है उसमें भी साइन 2 डेल्टा होता है फिनोमेना, साइन 2 डेल्टा। और ये डेल्टा के रेस्पेक्ट में पावर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, पावर एंगल कर्व, पावर एंगल कर्व, कर्व, राइट। तो ये कौन सा पावर है, रेड कलर के पेन से जो डिनोट किया हुआ है ये आपका रिलक्टेंस पावर है, पावर है। डिटेल सेशन में इसके बारे में बेहतरीन आइडिया क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, अदरवाइज शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो देखिएगा रिलक्टेंस टॉर्क कहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम, राइट, 45 डिग्री पे, सॉरी जस्ट इरेज इट। तो रिलक्टेंस पावर कहाँ पे आपको मैक्सिमम देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे 45 डिग्री ना रफली, आप देख लीजिएगा, आप अपने हिसाब से ड्रॉ करिएगा। एंड अगेन हम लोग बात करें कि आपका एक्साइटेशन पावर कहाँ पे मैक्सिमम देखने के लिए मिल रहा है, जस्ट अ सेकेंड। एक्साइटेशन पावर कहाँ पे मैक्सिमम देखने के लिए मिल रहा है, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे। रहने दीजिए भाई, चलिए। तो एक्साइटेशन पावर कहाँ पे मैक्सिमम देखने के लिए मिल रहा है, इस पर्टिकुलर लोकेशन में। ये क्या है, 90 डिग्री लोकेशन, और ये क्या है, 45 डिग्री लोकेशन। तो दोनों में अगर हम लोग कंपेयर करें तो हम लोगों को पता चलेगा कि ओवर जो कंबाइंड टोटल सैलिएंट पोल मशीन का पावर है वो कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो किसी डिफरेंट कलर के पेन से ड्रॉ करें अगर, तो ये यहाँ पे मैक्सिमम देखने के लिए मिलेगा, राइट, कुछ इस तरीके से। आप लोग अच्छे से ड्रॉ करिएगा। और ये क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है ग्रीन वाला, और ये क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो ओवरऑल क्या है, यहाँ पे डिप देखने के लिए मिलेगा। तो ये ब्लैक कलर का जो पेन है वो टोटल पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल पावर, राइट, ये टोटल पावर को आपके रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये होता है पूरी कहानी आपके सैलिएंट पोल मशीन की। तो आपको पूछा गया है डेवलप्ड रिलक्टेंस टॉर्क,
जस्ट अ सेकेंड, कुछ इश्यू आ रहा है, वेट करिएगा थोड़ा। हाँ, तो टोटल पावर आपको कहाँ पे मैक्सिमम देखने के लिए मिलेगा? रिलक्टेंस पावर बेसिकली हम लोग बात करें तो रिलक्टेंस पावर, रिलक्टेंस टॉर्क, और हम लोगों को पता है कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है? टॉर्क मल्टीप्लाइड विद स्पीड। स्पीड क्या होती है? नो लोड से फुल लोड तक कांस्टेंट होती है, तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। तो पावर एंगल कर्व या फिर टॉर्क एंगल कर्व भी आप कह सकते हैं, दोनों में कोई इशू नहीं है, पावर या फिर टॉर्क। तो यहाँ पे देखिएगा रिलक्टेंस पावर कौन सा है? दिस इज रिलक्टेंस पावर, रिलक्टेंस पावर। तो ये मैक्सिमम कहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है? देखिएगा यही मैक्सिमम है ना इसका, तो ये 45 डिग्रीज पे, 45 डिग्रीज पे रिलक्टेंस पावर मैक्सिमम। अगर टोटल पावर के बारे में पूछा होता तो इन बिटवीन 45 एंड 90 डिग्रीज, इन बिटवीन 45 एंड 90 डिग्रीज आपको मैक्सिमम देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पे रिलक्टेंस टॉर्क के बारे में पूछा हुआ है, तो 45 डिग्रीज इज राइट आंसर, 45 डिग्री करेक्ट आंसर है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द गिवन फैक्ट्स अबाउट सिंक्रोनस मोटर्स आर ट्रू और फॉल्स। ये करेक्ट है या फिर नहीं करेक्ट है? तो डैम्पर्स डू नॉट कंप्लीटली प्रिवेंट हंटिंग, ये ऑब्वियस सी बात है, ये कोशिश करता है डैम्प आउट करने की, लेकिन कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर पाता है। डैम्पर्स मेक सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहला वाला फॉल्स है एंड सेकंड वाला ट्रू है। फर्स्ट वन इज फॉल्स एंड सेकंड वन इज ट्रू। कंप्लीटली डैम्प आउट नहीं कर पाता है, कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, हंटिंग फिनोमिना देखने के लिए मिलता रहता है, आपके कंटिन्यूअस फिनोमिना है हंटिंग का, तो डैम्पर बार्स उसको मिनिमाइज करता है, मिनिमाइज, राइट। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a synchronous motor the maximum torque developed by motor without losing synchronization is called। तो ये आपका डेफिनेशन है पुल आउट टॉर्क का, पुल आउट टॉर्क का ये डेफिनेशन है, पुल आउट टॉर्क। आपने टॉर्क का डेफिनेशन पढ़ा होगा, रनिंग टॉर्क क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, पुल इन टॉर्क क्या होता है। पुल आउट टॉर्क का ये डेफिनेशन है कि उस मशीन, उस टॉर्क से ज़्यादा अगर आप लोड इंक्रीज करते हैं तो मशीन अपना सिंक्रोनिज्म फेल कर जाएगी, राइट। कि ये एन पोल ऑफ द स्टेटर है, दिस इज एस पोल ऑफ रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो आप रोटर को कहाँ तक इसका एंगल बढ़ा सकते हैं? इसका एंगल, ये जो डेल्टा है वो इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, कहाँ तक की इंक्रीज कर सकते हैं? प्रैक्टिकल केसेस में इसकी वैल्यू 45 डिग्री से हम लोग ज़्यादा नहीं जाने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई डिस्टर्बेंसेस आता है, एस और एन, रोटर यहाँ पे पहुंच गया हुआ है, अगर रोटर यहाँ पे पहुंच गया हुआ है और इस पर्टिकुलर कंडीशन में कोई डिस्टर्बेंसेस आता है, तो मशीन इमीडिएटली अपना सिंक्रोनिज्म फेल कर जाएगी, सिंक्रोनिज्म फेल कर जाएगी। इसलिए हम लोग वहां तक जाने की ही कोशिश नहीं करते हैं, और उसी टॉर्क को हम लोग कहते हैं पुल आउट टॉर्क, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द मोटर डिपेंड्स अपॉन द लोडिंग ऑफ मोटर। तो पावर फैक्टर जो है वो लोडिंग पे डिपेंड करेगा। वोल्टेज रेटिंग के बारे में बात करें, हाँ लोडिंग पे डिपेंड करेगा, लेकिन नॉट डायरेक्टली, सम अदर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन पावर फैक्टर इमीडिएटली लोडिंग पे डिपेंड करेगा, राइट। किस तरीके का लोड कनेक्ट किया हुआ है। वाइंडिंग के बारे में बात करें, वाइंडिंग तो ये नहीं अफेक्ट करेगा। एफिशिएंसी के बारे में बात करें, ऑब्वियस सी बात है ये भी चेंज करेगा, लेकिन इस गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन 1 मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है, मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, मोस्ट करेक्ट है ये, इसमें कोई भी शक नहीं है कि अगर लैगिंग लोड कनेक्ट करें, ये यूपीएफ लोड का पावर फैक्टर, रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट किया, इंडक्टर्स अगर आप इंक्रीज करते चले जाएं तो लैगिंग बढ़ता चला जाएगा पावर फैक्टर।
एंड कैपेसिटर्स कनेक्ट कर दें तो ये लीडिंग की तरफ जाने लगेगा, राइट। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, पावर फैक्टर पे ज़्यादा डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर्स ऑपरेट्स एट, तो अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर है वो किस पावर फैक्टर पे ऑपरेट करता है, तो अभी हम लोगों ने देखा अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर किस पावर फैक्टर पे ऑपरेट करता है। अभी आपके पास चार्ट ड्रॉ किया हुआ था हम लोगों ने, सिंक्रोनस मोटर के बारे में बात कर रहा है। तो अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर क्या है, ये है ना मोटर। अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर किस पावर फैक्टर पे वर्क करेगा, लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क करेगा, लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क करेगा। और अगर कोई डाउट आता है आपको तो इमीडिएटली आप ऐसा करके ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज मोटर, राइट। और ये कैसा है, अंडर एक्साइटेड, अंडर एक्साइटेड है। तो अंडर एक्साइटेड है मतलब रिएक्टिव पावर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, मतलब क्या है, ये लैगिंग वॉर्स है, एब्जॉर्ब करेगा। अंडर एक्साइटेड मशीन ऑलवेज एब्जॉर्ब्स रिएक्टिव पावर। और करंट कैसा फ्लो करता है मोटर में, टर्मिनल में एंटर करता है, राइट। तो करंट का नेचर कैसा होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो ये लैगिंग है तो करंट भी आपका लैगिंग देखने के लिए मिलेगा, करंट भी आपका लैगिंग पावर फैक्टर देखने के लिए मिलेगा, मतलब पावर फैक्टर कैसा होगा, लैगिंग पावर फैक्टर होगा। सिंपल सी बात है, कहानी खत्म होती है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर रन्स ऑन लीडिंग पावर फैक्टर व्हेन कनेक्टेड इन, लीडिंग पावर फैक्टर पे कनेक्ट करेगा तो अंडर एक्साइटेड पे वर्क करेगा या फिर क्या करेगा। तो चाहे तो आप चार्ट याद नहीं रखना है तो इमीडिएटली आप मोटर्स के बारे में बात हो रहा है, दो मोटर्स ड्रॉ किए, ये ओवर है, ये अंडर है। अंडर एक्साइटेड मशीन्स रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करेगी, सॉरी डिलीवर करेगी, अंडर एक्साइटेड एब्जॉर्ब करेगी। मोटर है मतलब करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, टर्मिनल में करंट इंटर करेगा। अब ये इसका पावर फैक्टर कैसा होगा, करंट का पावर फैक्टर लीडिंग होगा, एंड इसका कैसा होगा, लैगिंग करंट हो, लैगिंग करंट होगा। और क्या पूछा हुआ है, लीडिंग पावर फैक्टर, सिंक्रोनस मोटर है लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क कर रहा है तो ये ओवर एक्साइटेड होगा, ओवर एक्साइटेड होगा। आर्मेचर रिएक्शन का नेचर भी पूछ सकता है, तो वो टेबल में हम लोगों ने सारी चीज़ें कंक्लूड कर दिया हुआ है, और उसके ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, इमीडिएटली आप चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द सिंक्रोनस मोटर एंड इंडक्शन मोटर। सिंक्रोनस मोटर्स रिक्वायर डीसी एक्साइटेशन बट इंडक्शन मोटर डू नॉट। ऑब्वियस सी बात है, सिंक्रोनस मोटर रिक्वायर होता है उसके आपके चाहे सैलिएंट मशीन हो चाहे सिलेंड्रिकल मशीन हो, इस तरीके से रोटर में वाइंडिंग्स प्रोवाइडेड रहती हैं और इसमें आप क्या करते हैं, डीसी एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं, डीसी एक्साइटेशन। और ये आईडीसी फ्लो करके यहाँ पे फ्लक्स वगैरह क्रिएट करती है। अगर करंट फ्लो करेगा तभी तो वो फ्लक्स क्रिएट करेगा ना, राइट हैंड थंब रूल, फ्लक्स का डायरेक्शन कैसा होगा, इस डायरेक्शन में ऐसा कुछ फ्लक्स फ्लो करेगी, तो मतलब हम लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा एन पोल है कौन सा एस पोल है। यहाँ से मटेरियल से फ्लक्स बाहर निकल रहा है मतलब एन पोल, और यहाँ पे सराउंडिंग से मटेरियल में एंटर कर रहा है मतलब कि एस पोल क्रिएट हो जाएगा, इस तरीके से रोटर। सिलेंड्रिकल मशीन में भी आप क्या करते हैं, इस तरीके से स्लॉट्स प्रोवाइड करते हैं, इस तरीके से स्लॉट्स प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पे क्रॉस एंड डॉट मेंटेन करते हैं, डीसी एक्साइटेशन, राइट, डीसी एक्साइटेशन। तो क्रॉस और डॉट के हिसाब से फ्लक्स लाइंस यहाँ पे डिसाइड हो गई, फ्लक्स ऐसा फ्लो करेगा यहाँ पे और यहाँ से एंटर करेगा, मतलब ये कौन सा पोल बन गया, एस एन पोल और ये एस पोल। तो फिक्स्ड पोल्स प्रोवाइड करने के लिए हम लोग डीसी एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं, फिक्स्ड पोल्स। अगर अल्टरनेटिंग सप्लाई प्रोवाइड कर दें तो एन और एस पोल्स पॉजिटिव हाफ साइकिल में एन कहीं और पे होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में कहीं और चला जाएगा, तो चेंज होता रहेगा। इसलिए फिक्स्ड पोल्स क्रिएट करने के लिए हम लोग डीसी एक्साइटेशन देते हैं। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू है। बोथ मोटर्स कैन ऑपरेट, और इंडक्शन मोटर में ऐसा कोई भी डीसी सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सही है। बोथ मोटर्स कैन बी ऑपरेटेड ऑन लैगिंग एंड लीडिंग पावर फैक्टर, नहीं ये गलत स्टेटमेंट है। हाँ, आपका सिंक्रोनस मोटर किसी भी पावर फैक्टर पे वर्क कर सकता है, लेकिन इंडक्शन मोटर जनरली लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क करते हैं। तो फर्स्ट वन इज ट्रू एंड सेकंड वन इज फॉल्स।
ऑप्शन 4 इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें हम लोग, तो डिसएडवांटेजेस ऑफ हिस्टरेसिस मोटर। तो हिस्टरेसिस मोटर जो कि लाइक वाइज सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, जैसा कि सिंक्रोनस मशीन के इक्विवेलेंट ही होता है, सिंक्रोनस मशीन की तरह ही इसका कंस्ट्रक्शन होता है। तो इसका डिसएडवांटेज ये होता है लो एफिशिएंसी, लो पावर फैक्टर, लो टॉर्क एंड वेरी स्मॉल इन साइज। हाँ, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। हैवी ड्यूटी, हाई टॉर्क तो देखने के लिए मिलेगा नहीं, बिग साइज भी देखने के लिए मिलेगा नहीं, हैवी वेट भी देखने के लिए मिलेगा नहीं। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इसकी एफिशिएंसी कम होती है, लो पावर फैक्टर होता है, लो टॉर्क होता है एंड स्मॉल इन साइज होता है। तो हिस्टरेसिस मोटर के बारे में ये डिस्कशन था। तो आज के सेशन को यहीं पे हम लोग एंड अप करते हैं। हम लोगों ने ब्यूटीफुल क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया आज एमसीक्यू सेशन में, और सिंक्रोनस मशीन के सारे अंडरस्टैंडिंग को क्लियर किया। तो एक बेसिक ओवरव्यू मिल चुका हम लोगों को सिंक्रोनस मशीन में कैसे क्वेश्चंस आ रहा है। अब आप अपने टॉपिक्स बताते जाइए, सिंक्रोनस मशीन में कहाँ कहाँ पे डिफिकल्टी होती है आपको, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेशन प्लान करते हैं, चाहे तो एमसीक्यू सीरीज या तो जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोग एग्जाम रेल के कॉन्सेप्ट या फिर एग्जाम रेल के एमसीक्यू सीरीज में कवर करते जाएंगे। इससे हमारे प्रिपरेशन और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होता जाएगा और आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से स्टडी करना है, कौन कौन से टॉपिक, और आपकी प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे होती रहेगी। तो इसी तरीके से एग्जाम रेल के इस कॉन्सेप्ट में बने रहिए। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग मिलते हैं किसी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के लिए के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छे से प्रिपेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।